हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनडीए के चैप्टर्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एनालिसिस और उनका आपके लिए जो भी आपको यहाँ पर लास्ट डेज में आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन से चैप्टर जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इस सब तरीके की बातें और टेस्ट वगैरह कैसे अटैम्प्ट करने हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अब आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है उस पर मैं थोड़ी सी वार्ता करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं, और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ऐसे नहीं है कि हवा में बातें करूंगा कि भाई ये कर लो तो ऐसा हो जाए, नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे। क्योंकि एक हम पेपर पे कुछ और लिखते हैं और रियल में कुछ और होता है, तो ये सब आपको सबको पता है कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। जनरली जो सोचते हैं वो तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम प्रैक्टिकली बातों को लेकर चलेंगे। जब भी स्ट्रेटेजी बनाओ तो उसको प्रैक्टिकल बनाया करो कि भाई हाँ भाई, ये नहीं है कि आपने बना लिया हाँ भाई ऐसा होगा तो बहुत अच्छा है, फिर वो बनती है ना जब तो अच्छा लगता है, लेकिन रियल में क्या है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। तो उस तरीके की जो पॉसिबिलिटी है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो टारगेट है वो बहुत नज़दीक है। ठीक है, और आप सबको यहाँ पर जाना है एनडीए अकेडमी में, आप सबको जाना है। ठीक है, खरगवासला वाली जो भी है। और ये आपका एग्ज़ाम डेट है 13 अप्रैल है ना, तो ये आपके एग्ज़ाम डेट है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए यहाँ पर ये देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ, तो सबसे पहले आपको जिस बच्चों ने सारे चैप्टर कर रखे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा आगे मैं बात करूँगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक वो मजदर में है कि हमने पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया वो नहीं पढ़ा, तो क्या अब आपको क्या करना है, तो इसमें से जो जो चैप्टर्स की रैंकिंग दे रखी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से दे रखी है ना। ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसमें से टॉप 15 चैप्टर तो एटलीस्ट कर लीजिए, टॉप 10 या 15 तो आप एटलीस्ट कर लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, जो टॉप 15 चैप्टर वो आप कर लीजिए। ठीक है, अब मैं फिर अपने हिसाब से बताऊंगा कि आपको क्या करना है जो मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी आपके अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए, भाई मैं जो बोलूँ आपको टॉप 15 चैप्टर है, लेकिन आप में से उसको एक दो चैप्टर आपको अच्छे नहीं लगते तो नहीं करना, कोई बात नहीं। तो अगर आप कोई 8 क्वेश्चन वाला चैप्टर छोड़ रहे हो तो उसकी जगह ऐसे दो कुछ चैप्टर कर लो जिनसे 4 4 क्वेश्चन आते हैं और वो ईजी भी हो। तो ये भी पॉसिबल है, ऐसे नहीं है कि एक ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर कर रहे हो जिससे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा भी तो होगा। दो चैप्टर से मिलकर 8 आ रहे हैं, अगर आप वो दो दो चैप्टर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर एक कर लो। तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या चाहता है। ठीक है, और एग्जाम की क्या नीड है, तो एग्जाम की नीड और दोनों का जो मिक्सअप होता है वही फायदा आपको देगा। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स तो करना ही करना है। दूसरा आपके पास आती है, दूसरे पर आपका आता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। ये तो बहुत ईजी है, ये तो सबको ही करना है। प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, एवरी शुड हैव टू डन दिस चैप्टर। ठीक है, एवरी स्टूडेंट को एक कुछ चैप्टर करने ही करने हैं। फिर उसके बाद सैचुरेशन फंक्शन, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, करना है आपको। उसके बाद आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, ये करना है क्योंकि इसका कहीं भी यूज आ सकता है और ये करना भी, इससे 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आएंगे आएंगे, 8 10 क्वेश्चन इससे आएंगे आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हुआ। फिर उसके बाद आप बात कर सकते हो इनमें से आप, फिर इसके बाद स्टेटिक्स अपने बता दी, इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज आप कर सकते हो, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर सकते हो। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी दोनों साथ में करना। ठीक है, उसके बाद आप लोग कर सकते हो यहाँ से स्ट्रेट लाइन्स, 2D एंड स्ट्रेट लाइन्स। उसके बाद आप कर सकते हो, देखो इन सबसे देखो एवरेज क्वेश्चन 12 7 12 12 8 13 9 5 5, तो एवरेज क्वेश्चन 8 9 एवरेज निकाल कर यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत अच्छा एनालिसिस ये गिवन है। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। तो इसका मैं इस वाले जो इसकी इमेज है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ पर मैं आपको इसकी फाइल अपलोड कर दूंगा। फिर इसमें इसमें आपके बाद इसके बाद आप लोग कर सकते हो यहाँ से, चाहो तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव कर सकते हो अगर जिनको समझ में आता है। उसके बाद आप लोग यहाँ से कर सकते हो वेक्टर 3D, वेक्टर एंड 3D इजी चैप्टर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से करने ही करने। ठीक है, उसके बाद अब आप इसमें से फिर एक दो चैप्टर और कर सकते हो। तो आप अब ये जो चैप्टर बताए ना इनसे कम से कम 70 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया रैंकिंग वाइज। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको इनमें से कुछ चैप्टर छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कौन से चैप्टर करने हैं वो मैं बता देता हूँ। फुल एंड फाइनल ये तो आपको करने ही करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि ये चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। और ये चैप्टर भी आपने कर लिए ना जो मैं बता रहा हूँ अभी, आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे तो इनमें से कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की। और मेरे हिसाब से अब एग्जाम में इतने से ही दिन बचे, 20 दिन बचे। ठीक है, 15 20 दिन बचे, तो इनमें भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो फिर अब ये भी नहीं करे तो फिर तो मैं क्यों बोलूँ आपको। ठीक है, डिमोरलाइज नहीं कर रहा आप, एक रियलिटी बात वाली है कि आपको एग्जाम में अपनी एलिजिबिलिटी खुद को बनानी होती है। जो उसमें लिखी होती है ना एलिजिबिलिटी की 18 ये ईयर्स है, ये एज होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो मैटर नहीं करती। वो तो चलो प्रीमियरी है कि आपने इसको कर लिया तो आप आगे उसके बाद, लेकिन उसके बाद आपको एग्जाम में
फाइट करना होता है, कंपटीशन बीट करके आना पड़ता है। दो लोग हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप उस वाले से ज़्यादा सुपीरियर हो, तभी तो एग्जाम में सिलेक्शन होगा। आप लोग सोच रहे हो कि उसने 10 चैप्टर पढ़ लिए और उसका अच्छा आता है और मैं कोई नहीं पढ़ूँ और मेरा काम हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। जो सब कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा ताकि जो सब कर रहे हैं उनसे आगे निकलो। ये कंपटीशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ तो करनी ही करेगी जो सब कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो करना पड़ेगा वो आपको उनसे आगे निकालेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है कि ये आपको करना ही करना है। उसके बाद अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेता हूँ जो आपको करना ही करना है। इसको नोट कर लेना कॉपी में कि हाँ भाई ये मैंने कर लिया, इनमें से क्या मेरा वीक है उसको इंप्रूव करो फटाफट, ठीक है। और वो भी बताऊँ कैसे करना है। पहला चैप्टर आपको सैचुरेशन फंक्शन करना ही करना है, इससे 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपको करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये और प्रोबेबिलिटी दोनों साथ में पढ़ना। इनसे दोनों से मिला के 14-15 क्वेश्चन आएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5 से, प्रोबेबिलिटी 9 से 10 क्वेश्चन। स्टेटिक्स से आपको 8-9 क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा का पूरा। टिग्नोमेट्री थोड़ा सा आप लोगों के लिए ठीक ठाक हो सकता है, बट इसको भी करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद 2D एंड स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद वेक्टर एंड 3D दोनों मैंने साथ में कर दिए जो 12th वाला है, ठीक है। ये 11th वाला। फिर उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, ये चैप्टर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये तो करने ही करने, ठीक है। आर्या में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, स्किप नहीं करने, ठीक है। नेवर स्किप। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है या निकालना है और अच्छे नंबर से निकालना है तो इस चैप्टर को आप नेवर स्किप, ये कभी नहीं छोड़ सकता आप ना, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये जो कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर वो उसमें है ना। फिर इसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो, अगर ये हो गया फिर भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो तो उसमें आप ये 2 चैप्टर ऐड कर सकते हो, एप्लीकेशन डेरिवेटिव और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। और ये तो करना ही करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आप करना ही करना। सम ऑफ रूट्स, रूट्स कैसे निकलते हैं, ये कहीं भी काम आ जाता है। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट कैसे निकलते हैं, रूट्स पे थोड़ी सी क्या प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा रूट्स का एनालिसिस समझ लेना, तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कर देना। बाकी इसका यूज बहुत जगह आएगा, ठीक है। श्रीधर फॉर्मूला वाला हुआ, ऐसे बेसिक चीजें बहुत आएगी, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से मिनिमम पॉसिबिलिटी भी क्या है। कि अगर मैंने एवरेज क्वेश्चन लिखे जैसे 8 से 9 आ रहे हैं, अगर मैं सबका मिनिमम भी लेता हूँ, सबका मिनिमम भी लेता हूँ कि भाई इसमें से 9-10 क्वेश्चन है तो मैं मानता हूँ 9 आ रहे हैं या 8 भी आ रहे हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर चलता हूँ तो भी 71 क्वेश्चन बनते हैं। आ रही हो समझ में? तो भी 71 क्वेश्चन बनते हैं और 71 इंटू 2.5 करोगे तो 177.5 मार्क्स का आपके पास रहता है। तो आपके पास 300 में से 171 मार्क्स का, तो आप इतने 10 चैप्टर ही आपको कवर कर देंगे, बोलो है क्या नहीं है? पूरे सिलेबस में 10 चैप्टर ही आपको इतना बड़ा वेटेज कवर करके दे रहे। देखो इत, इतना बड़ा सिलेबस में से आपको सिर्फ 10 चैप्टर ही आपको इतना बड़ा वेटेज कवर करके दे रहे हैं। अप्रोक्स 60% मेरे हिसाब से ये लोग कवर करके दे देंगे। 60% आपके पास आपको यही वेटेज कवर करके दे रहे हैं। तो आपको इसमें से भी मान लो 70 क्वेश्चन आए, 71 क्वेश्चन आए, उसमें से भी मान लो हर चैप्टर से आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मेरे से नहीं हुआ, या किसी चैप्टर से 2 छोड़ दिया, किसी से कुछ नहीं छोड़ा, तब भी आप 60 क्वेश्चन एटलीस्ट कर ही सकते हो ना भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 आपके पूरे सिलेबस में 25-30 चैप्टर है, उसमें 10 चैप्टर कर लो। अगर वो भी आप अच्छे से नहीं करो तो फिर क्या फायदा? तो अगर आपने चैप्टर 10 चैप्टर बहुत अच्छे से करे तब भी आप 60 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, 150 नंबर आप आराम से ला सकते हो। 150 मार्क्स आराम से इजीली आप स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपसे गारंटी करता हूँ। अगर आपने 10 चैप्टर बहुत अच्छे से करें, नोट्स अच्छे से बनाए, रिवीजन अच्छे से करो, टेस्ट अच्छे से दो, तो ये 150 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसकी। अगर आपने ये दोनों भी कवर करे तब भी आपके पास 80 क्वेश्चन बनते हैं, 200 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप कुछ मत करो, कम से कम वो 10 चैप्टर तो कर ही लीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इतना तो कर सकते हो ना आप, ठीक है। तो आप 150 मार्क्स इजीली ला सकते हो, ये आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई तुरमखा नहीं है इसमें कि बहुत तगड़ा काम करना है अपन को। इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, 150 मार्क्स इजीली ला सकते हो 300 में से, ठीक है।
ठीक है। तो 150 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 150 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत खा वाला काम नहीं है। 10 चैप्टर आप इजीली कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको लास्ट डेज में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या आपको करना है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात है जिस पे बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते, इधर उधर भटकना, ठीक है। आपने वो ऋतिक रोशन की मूवी थी, उसमें शायद गाना था ना, कभी इधर चला मैं कभी उधर चला, जाने कहाँ फिसल गया। तो वो सही बात है, इधर उधर भटकोगे तो फिसलोगे ही, ठीक है। तो इसमें क्या समस्या है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, आधा उधर से पढ़ा हुआ है, आधा इधर से पढ़ा हुआ है, फिर क्वेश्चन किसी और से करे हुए, तो उनको यही पता नहीं है कि मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है। उनको अपनी कॉपी में नहीं पता क्या लिखा हुआ है, तो वो बच्चे फिसलेंगे जरूर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कहाँ से उन्होंने क्या करा है। तो ये वाली गलती आपने अगर कर रखी है तो इस पर बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसी गलती वाले स्टूडेंट्स बहुत सतर्क रहे, आपका भविष्य अंधकार की ओर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अगर आपने ऐसा करा हुआ है तो अंधकार की ओर दिखाई दे रहा है, आप पहले ही सुन लीजिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल आप फ्यूचर में भी और अभी भी कभी नहीं करना है ऐसा, ठीक है। जहाँ से भी एक चैप्टर करो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर आप किसी और से कर लीजिए। एक काम को एक जगह से कंप्लीट करिए, फिर उसमें आप सुपरफिशियल लाने के लिए प्रैक्टिस कहीं और से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंप्लीट काम है एक जगह से करके तो दो, है ना। जैसे किसी की बीमारी होती है, ये थोड़ा ना है कि 7 दिन दवाई इस डॉक्टर से ले ली, 7 दिन की उससे ले ली। अरे भाई किसी एक से तो पूरी ले, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि उसको कब समझ में आएगा कि भाई तेरे में क्या समस्या है। तो वो जिस तरीके से मेडिसिन वर्क करती है उसी तरीके से जो अपनी पढ़ाई है वो वर्क करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात है, अब एग्जाम है तो ये सोशल मीडिया वीडिया से दूरी बना कर रखिए। आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है ना, आपको कोई मतलब नहीं है कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, फेसबुक क्या चल रहा है, डजेंट मैटर। आपका अकाउंट इस समय बंद होना चाहिए। आपके लिए कंप्लीटली बैन लगा दो, इस पर कंप्लीटली बैन, ठीक है। इस पर एकदम आप क्रॉस मार के इस पर रेड क्रॉस लगा दीजिए कि आपको भाई साहब अपन को इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा बात है, पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि यार मेरा क्या होगा, मैंने तैयारी ऐसे करी है, मेरा क्या होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसी बातें बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी है। सबको एग्जाम में आती है, लास्ट टाइम पे सबको ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा हुआ हूँ भूल रहा हूँ। सबके साथ हो रहा होगा ऐसा कि यार मैंने जो पढ़ा हुआ है मैं भूल रहा हूँ, ये सबके साथ होता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तो इसमें पैनिक नहीं होना है। तो इसमें कॉन्फिडेंस आपको क्या लाना है कि थोड़ा सा है 2-4 मिनट दोस्तों से बात कर लिए, 2-4 मिनट, है ना, ठीक है। थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा घूमे हैं, बस, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना है। थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर बिल्कुल नहीं होने देना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। कॉन्फिडेंस ही एग्जाम में सबको विजयी बनाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने चाहे तैयारी कितनी करी, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप जो काम कर रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो कैसे आप क्वालिफाई करोगे, सही ना। आप मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें ए बी ऑप्शन, ए आपका ऑप्शन आया, आप डर रहे हो यार मैंने सही निकाला है क्या, तो आप अपने आप पे शक कर रहे हो ना, तो फिर कैसे आपका काम होगा। तो डोंट बी पैनिक एंड डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हरिवासन में तो कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये सही बात है ना। कॉन्फिडेंस ही आपको विजयी बनाएगा। अब आपको क्या करना है, व्हाट शुड यू डू, तो क्या आपको करना है ये भी देख लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए। अगर आपके पास 30 मिनट का समय है तो कम से कम इतना तो काम करिए। हम खुद नहीं करते लेकिन फिर भी सजेस्ट करते क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम के टाइम पे। मेडिटेशन आपको बहुत, है ना, जो कॉन्फिडेंस वगैरह ये इधर उधर ध्यान भटकना, ये सब चीज़ों से आपको, है ना, दूर रखेगा, ये आपका काम करेगा मेडिटेशन। थोड़ा सा फिजिकल वर्क, वैसे भी आप एंडी तैयारी करें तो फिजिकल थोड़ा सा करते ही होंगे मेरे हिसाब से, ओके। मेडिटेशन वगैरह थोड़ा सा कीजिए। फिर दूसरी बात आती है रिवीजन, ये सबसे बड़ी बात होती है अपने स्टडी के पर्पज से। रिवीजन बहुत जरूरी है। अब रिवीजन कहाँ से करें सर, क्या हम वन शॉट लेक्चर देख ले, क्या हम इधर से उससे मेरे दोस्त से नोट्स मंगा लूँ, उसने शॉर्ट नोट्स बनाए उससे पढ़ लूँ, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपने जहाँ से भी पढ़ा है वो अपने नोट्स बनाए होंगे ना, उनसे रिवीजन करो। उसमें जो आपने कुछ हाईलाइट्स कर रखा होगा वो आप लिखो और उनको एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको शॉर्ट नोट्स में कंटेन करो। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है अपने नोट्स उनको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। उससे आप जो भी, क्योंकि अब आपने मान लो मेरे से पढ़ा हुआ है, सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे से पढ़ा हुआ है, अब आप, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तो अच्छी बात है, अगर मैं नहीं करवा रहा तो तीसरे जाके कर रहा हूँ। अब वो उन्होंने जो वो रिवीजन कैसे करवा रहे हो, उन्होंने जैसा उन्होंने डिलीवर करा है कॉपी में वैसा वो रिवीजन करवाएंगे। तो अब आप मिसकंसेप्शन हो जाओगे, यार मेरे यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए ये वन शॉट सीरीज बुरी भी नहीं है लेकिन इससे थोड़ा सा बचिए। इसीलिए मैं वन शॉट सीरीज नहीं ला रहा था। क्यों नहीं लाया मैं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्शन होता है कि किसी कंसेप्ट को मैं किसी तो और तरीके से पढ़ा दूंगा और बच्चे ने किसी और तरीके से पढ़ा हुआ है, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट छोड़ाएगा एग्जाम के टाइम पे, तो वो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं वन शॉट सीरीज जनरली नहीं करा रहा, इसी वजह से नहीं करा रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये वन शॉट सीरीज वगैरह आपके लिए हेल्पफुल भी होती है और नहीं भी होती, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने नोट से पढ़ना है, पहली बात तो सबसे पहले आपको अपने नोट से पढ़ना है।
दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाने, ठीक है। फिर करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? अपने नोट्स में जो भी आपको टीचर ने क्वेश्चन कराए, आपके असाइनमेंट जो आपने करे होंगे स्टार्ट में, उनमें कुछ हाईलाइट कर रखा होगा ना आपने। मान लो 10 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन आपने हाईलाइट करे होंगे कि यार ये क्वेश्चन अच्छे थे, मुझसे उस टाइम नहीं हुए थे, ये एग्जाम में आ सकता है। वैसा आपने पढ़ा होगा तो हाईलाइट करा होगा, तो उन क्वेश्चन को रिवीजन करो। तो ये रिवीजन के लिए काम करेंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिस और कहाँ से कर सकते हो? लेटेस्ट PYQs कर सकते हो। उसके लिए मैंने अपने प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मैंने बहुत सारे, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा रहा हूँ, उसमें से मैं 8-10 चैप्टर करा चुका शायद, है ना। और आने वाले समय आपको मिल जाएंगे। जो मैंने चैप्टर लिखे हैं ना, उन सबके तो मैं करा कर दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ये 10-12 चैप्टर जो मैंने लिखे हैं ना ऊपर इंपॉर्टेंट, उनके मैं आपको करा कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। फिर आप, है ना, मैथ्स के लिए PYQ के लिए मेरा प्रीफर कर सकते हो, और GAT वगैरह आप अपने हिसाब से पढ़िए। और अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए कि मेरे को इतने समय GAT करनी है, इतने समय वो करना है। और शॉर्ट नोट्स ही आपको लास्ट के 2-3 दिन रिवीजन करना है, वही आपको हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात, मॉक टेस्ट भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमने जो काम करा वो सही है कि नहीं। मॉक टेस्ट क्या करता है? आपको, है ना, मॉक युद्ध करवाता है एक तरीके से ना, कि भाई आपका एग्जाम में लड़ना है तो इस, क्या आपका एग्जाम इस तरीके से होगा, तो ये बहुत जरूरी है। और जितना मॉक टेस्ट देना जरूरी है, उससे ज्यादा मॉक टेस्ट का एनालाइज करना जरूरी है। आप 10 टेस्ट दे लिए, आपको यही पता नहीं 10 टेस्ट में मेरे क्या नंबर आया, मैंने क्या मिस्टेक करी, क्या फायदा है ऐसे एग्जाम देने का? 3 टेस्ट दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ एक भी दिया है ना, तो कम से कम उसको 3 एनालाइज करिए, 1 घंटे बैठ के, 1.5 घंटे बैठ के एनालाइज करिए। हाँ भाई, मैंने ये 10 चैप्टर पढ़े हुए, इन 10 चैप्टर में मैं यहाँ पे लूज कर रहा हूँ, यहाँ मुझे कमी लग रही है, यहाँ मैं फूल गया, यहाँ मैंने मिस्टेक करी है। तो इस तरीके का एनालाइज आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एनालाइज बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट एनालाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप 10 टेस्ट दे रहे हो, आपको ये नहीं पता किस टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक करी है, बस आप दे ही जा रहे हो। फिर 15, सर मैंने तो 30 टेस्ट दे लिए, मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़े। अरे भैया कैसे बढ़ेंगे? तुम एनालाइज तो करो, तुमने क्या करा है, तुम टेस्ट में क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और क्या करना चाहिए था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आ रही बात समझ में? ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली कि टेस्ट कैसे देना है आपको। थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ टेस्ट कैसे देना है। तो टेस्ट देने के लिए आपको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है, 3 राउंड, ठीक है। टेस्ट देने के लिए आपको 3 राउंड में खेलना है, ठीक है। कैसे सर, हम कैसे 3 राउंड में करेंगे काम? ऐसे देखो भैया, ऐसे करना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट राउंड में क्या करना है आपको, ठीक, जो भी आपका टाइम है उसको 3 हिस्सों में बांटिए। फर्स्ट राउंड में आप इजी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जैसे पेपर चला, पहले क्वेश्चन से लेकर चलते जाइए 120 क्वेश्चन तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, हो रहा है तो अच्छी बात है। इजीली कर पाओ, जिनको आप ना मतलब देखते ही कर पाओ कि हाँ भाई मेरा पढ़ा हुआ है, ऐसा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आप करो, ठीक है। और मैं मान के चलिए 30 से 40% ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। बस बच्चा क्या करता है, पहला क्वेश्चन करने लग जाता है, दूसरा करने लग जाता है, तीसरा करने लग जाता है, कंटिन्यूटी चलता है, उसको पता ही नहीं है आगे क्या एग्जाम में। पहला क्वेश्चन हार्ड है, उसी में फंसा पड़ा है, तीसरा क्वेश्चन ईजी है, उसको करके फिर चौथे हार्ड है, उसमें फंस गया। तो उसको यही नहीं पता कि आगे उसके पास हलवा क्वेश्चन भी पड़े हुए, वो उनको देख ही नहीं पाता और बोलता है सर मैं एग्जाम में पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, देख ही नहीं पाए। ये मिस्टेक क्यों होती है? क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते कि भाई क्या आएगा आगे क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। कैसे अटेम्प्ट करना है सुन लीजिए। अगर आप कोई अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो अपने हिसाब से और वो आपको सक्सेस दिला रही है तो उसको करिए, लेकिन आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा कि यही बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इससे आपका बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होगा। मैंने अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखी और मुझे उसमें फायदा मिला, और मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट भी करी, और जनरली मैंने भी कहीं से सीखी है। तो यही जनरली देखी जाती है एग्जाम में, कंपटीशन में, यही सबसे ज़्यादा जानी मानी स्ट्रेटेजी है, और इसको बड़े बड़े लोग करते आए हैं और कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और अच्छी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपने मान लो एग्जाम में हार्ड है तो छोड़ो इसको, स्किप स्किप इट, लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन करने लायक है, इसको करो। थर्ड क्वेश्चन देखना, फिर ऐसे करके 120 क्वेश्चन तक जो आपको इजी क्वेश्चन है ना, इसमें इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ठीक है, इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, है ना। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे? इजी डायरेक्ट, ना, नोट से। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनको लास्ट में एग्जाम होने के बाद टीचर लाते हैं, भाई देखो मेरे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मेरी कॉपी से आया है, मैंने ये कराया था, ये वैल्यू चेंज करके आ गया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है। टोरा दिखाने के लिए लास्ट में सब टीचर लाते हैं कि भाई हाँ भाई हमने पढ़ा है वही आया। तो इस तरीके के वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में होते हैं, और 30-40% क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन करने ही करने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले राउंड में वो करना है। फिर आप इसको एग्जाम का जो भी आपके पास टाइम है, उस टाइम को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले राउंड में आपको ये अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद में फिर वापस आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़े होंगे कि हाँ मैं इसको बाद में देखूंगा, ईजी है, फिर इसमें मॉडरेट क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे, मॉडरेट क्वेश्चन करोगे। और जनरली मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन दोनों पोर्शन के ही होते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन होता है हार्ड, ट्रिकी, थोड़े से डिफिकल्ट, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो थर्ड राउंड वाले होते हैं। इनको आप छोड़ भी सकते हो, बाद में देख भी सकते हो। मॉडरेट क्वेश्चन आपको, है ना, जितना अगर इसका परसेंट है उसके थोड़ा सा ज़्यादा इससे मिलेगा, दोनों को मिलाकर 60-70% क्वेश्चन आपके यहीं से होते हैं।
है ना, बल्कि ज़्यादा ही होते हैं, 80% भी मैं मान के चलता हूँ कि यहीं से होंगे आपके, 80% भी आपके पास यहीं से होंगे। 80% क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे, टेंशन मत लीजिए, एटलीस्ट 80% यहीं से होंगे, ठीक है। तो बस वो है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन कहाँ है, कौन से मेरे करने नहीं करने, तो मोटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने, ठीक है। जो आपको थोड़े से लग रहे हैं कि हाँ भाई मैं इसको कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वैसे क्वेश्चन सेकंड राउंड में करे जाते हैं। थर्ड राउंड में क्या होता है, लास्ट का टाइम समय बचा है, इसमें अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे कि यार इसको मैं अगर समय दूँ ना तो हो जाए, थोड़ा सा समय ज़्यादा दूंगा तो हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन यहाँ करने। हार्ड क्वेश्चन को तो छूना ही नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नए एकदम देखे ही नहीं कभी, उनको छूना ही नहीं है, तब भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मेरी गारंटी है। बट आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है एग्जाम में। अगर आप इजी मोडेड क्वेश्चन, थोड़े से करे हुए क्वेश्चन कोई भी करके आओगे ना तो सिलेक्शन इजीली ले लोगे, बट आपको वो पता ही नहीं होता कि वो क्वेश्चन कैसे ढूंढने, वो ये तरीका होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो ये टेस्ट की स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करिए और देखिए आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं कि नहीं होते, और है ना किस तरीके से आपको एनालाइज करना टेस्ट मैंने बता दिया। देखो अपनी गलतियां, पहचानो क्या है, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको करिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आपको बताया यहाँ पर, ये इन चैप्टर से आप थोड़ा सा रूबरू होइए, ठीक है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं PYQ जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, ठीक है। जितना समय होता है मैं वैसे वैसे चीज़ें बनाता जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समय की कमी है, बट मैंने है ना प्रॉमिस किया है कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कंप्लीट करवाऊंगा, तो करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कंप्लीट करवा कर दूंगा। अभी सैटेलाइजेशन फंक्शन पे मैं वर्क कर रहा हूँ, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और आई होप आपने मेरे PYQ लेक्चर्स की जो सीरीज़ है उसको देखी होगी, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सबको पढ़िए। मैं वो 10 चैप्टर वो कंप्लीट करवा कर रहूँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैंने इसमें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं बताया जो हार्ड है, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, और हमें भी बताना कि हमसे आपकी कुछ हेल्प हुई है या नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपको फिर मिलते हैं नए कुछ कंटेंट के साथ, नए चैप्टर के साथ। नई कोई आपको कोई डाउट है या कुछ आपको पूछना है तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी है टेस्ट वाली, ये बहुत ज़रूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पूरे वीडियो सीरीज़ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली और टेस्ट वाली बात को जरूर फॉलो करना है, और कुछ अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लीजिएगा, भाई मेरे पास ये है, मेरे पास ये, तो सबका पर्सनलाइज चीज़ें हो सकती है, डोंट वरी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो सीरीज़ के साथ, ओके। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।